आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी अश्विनी राय पर स्वागत है। हम लोग सैंधव सभ्यता पढ़ रहे हैं और सैंधव सभ्यता में हमने अब तक पढ़ लिया है सैंधव सभ्यता का विस्तार, उसका कार्य निर्धारण, उसकी सामाजिक आर्थिक जीवन और सैंधव सभ्यता की विशेषताएं। आज टॉपिक आपके सामने हमने रख रखा है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें स्थान पूछ देता है और स्थान से क्या मिला है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछ देता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और पसंद आएगी और आपके लिए उपयोगी होगी और वीडियो को आप इस अंतिम तक देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल में पहला ही स्थान हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा का काल बात करते हैं। हमने ये आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि हड़प्पा की खोज मतलब सैंधव सभ्यता के सभी स्थानों में सबसे पहली खोज जिस स्थान की वो हुई वह स्थान हड़प्पा था और इस हड़प्पा के इस स्थान के नाम पर ही इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी बुलाते हैं। तो ये पहले जान लें, इसकी खोज किसने किया। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इस स्थान की खुदाई की या इस स्थान के बारे में लोगों को बताया। ठीक, पहली बात हो गई इसमें। दूसरी बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाएगी वो है इसका स्थान कहाँ पर है। तो पंजाब के मांटगोमरी, आप लिखते चलेंगे, पंजाब के मांटगोमरी ज़िले में नदी रहेगी आपकी रावी नदी। रावी नदी के किनारे यह भाग स्थित था। तो पहला किसने खोज किया, दूसरा कब किया और कहाँ पर किया। तो कहाँ ये पाई गई, तो पंजाब के मांटगोमरी ज़िला, रावी नदी। टीजीटी में इसमें पूछ गया किसके कौन से किनारे, बाएं या दाएं, तो ये भी पूछ दिया गया था आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या मिला है ये देखिए। यहाँ से अन्नागार मिला है, कमा मजदूरों के रहने के कमरे मिले हैं। अन्नागार मिला, कमा मजदूरों के रहने के कमरे मिले, कमा अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे मिले। ठीक, ये रहा आपका इसमें स्थान। ठीक है, किसने खोज किया, यहाँ से क्या क्या मिला है ये देख लेते हैं। और यहाँ से कब्रिस्तान मिली है जिसका नाम R37 रखा गया। ठीक, तो ये का स्थान हो गया हड़प्पा। दूसरा मोहनजोदड़ो, इसको मृतकों का टीला या सिंधु का टीला कहा जाता है। इसको मृतकों का टीला या सिंधु का टीला कहा जाता है। और आगे की बात इसमें जानने की है, इसकी खोज R.D. बनर्जी 1924, इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने किया था 1924 में। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1924 में किया था। अगली बात इसमें, यहाँ से स्नानागार मिला है जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। ये इम्पोर्टेंट होगा। इस स्नानागार
का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के समय किया जाता था। जबकि मोहनजोदड़ो का जो सबसे विशाल इमारत है, जबकि मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है, वह यहाँ का अन्नागार है। यहाँ की जो सबसे बड़ी इमारत है वह अन्नागार है या अन्न के रखने का कोठार है। यहाँ से 21 मानव कंकाल मिले हैं, परंतु कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले। तो ये रहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये बड़े स्थल रहे हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, हम आगे अब चलते हैं। मोहनजोदड़ो हो गया। अब हम बात करते हैं चन्हुदाड़ो या चन्हुदड़ो, जो भी लिख लें, चन्हुदड़ो, इसके बारे में देखें। नंबर 1, किसके किनारे है? तो यह सिंधु नदी, आप पूरी बात लिखेंगे, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चन्हुदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नंबर दूसरी बात, 1931 में चन्हुदाड़ो की खोज मजुमदार ने किया था। ये बात इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। नंबर 3, यहाँ से मिला क्या है? तो यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। अगली बात क्या मिला है? मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। अगली बात, यह जो स्थल था यह दुर्गीकृत नहीं था। यह जो स्थल था, आप पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप पूरी बात लिख लेंगे। यह जो स्थल था यह दुर्गीकृत नहीं था। और अगली बात, एक मुद्रा मिली है, एक मुद्रा मिली है। उस मुद्रा पर 3 घड़ियाल और 2 मछली, 3 घड़ियाल और 2 मछली के चित्र अंकित हैं। और 7वां, जल निकासी के लिए, इतनी विशेषता बहुत, जल निकासी के लिए पाइप की व्यवस्था, जल निकासी के लिए पाइप की व्यवस्था थी। तो ये रहा आपका चन्हुदाड़ो। अब हम बात करते हैं कालीबंगा। एक चीज़ और इसमें जोड़ सकते हैं आप, यहीं पर जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अंजन सालिका भी मिली है। अंजन सालिका मतलब, अंजन मतलब होता है काजल, और सालिका मतलब उसको लगाने की सलाई। ठीक है, आज के वर्तमान समय में आप आईलाइनर कह सकते हो आप उसको, जो बच्चियाँ, जो महिलाएं लगाती हैं आँख में आईलाइनर, उसका प्रचार आप टीवी में देखते होंगे, तो वो लगाती हैं। ठीक है, अब हम कालीबंगा, पहले इसका स्थान देख लें, शाब्दिक अर्थ देख लें। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। शाब्दिक अर्थ हो गया काले रंग की चूड़ियाँ। अगली बात इसमें जो इम्पोर्टेंट होगी, यह कहाँ है? तो राजस्थान में गंगानगर जिला, नदी घग्घर नदी, जिसे इसकी तुलना प्राचीन काल की सरस्वती नदी से किया जा सकता है। तो राजस्थान के गंगानगर जिला, नदी घग्घर नदी। ठीक है, यहाँ से अब प्रमाण क्या क्या मिला है? यहाँ से प्राक हड़प्पा संस्कृति, प्राक हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, पहली बात। दूसरी बात, जुते हुए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। अगली बात क्या मिला यहाँ से? युगल समाधान,
युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं। अगली बात, युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं। और इसमें एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट है, एक साथ दो फसलों को उपजाने के प्रमाण मिले हैं। एक साथ दो फसलों को उपजाने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। अगली बात इसी में कालीबंगा में हो जाएगा, बहुत चीज़ें यहाँ से मिली हैं। अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं और इस अग्निकुंड में विभिन्न पशुओं की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब है यज्ञ करते समय इन पशुओं को भी जलाया जाता रहा होगा, माने यज्ञ के प्रमाण आप कह सकते हो कि मिले हैं, वेदिकाएं मिली हैं। अगली बात इसमें जो होगी, अंत्येष्टि संस्कार में तीन प्रमाण मिलते हैं। एक दाह संस्कार मतलब दोस्तों अंत्येष्टि संस्कार में तीनों हैं। पहला दाह संस्कार, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरा पूर्ण समाधिकरण। ये तीनों प्रमाण मिलता है। तीनों प्रमाण का मतलब दोस्तों, दाह संस्कार में जला दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण ये क्या होता है मैं बताया हूँ, पहली भी वीडियो में पहली क्लास में बताया, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, फिर यहाँ बताता हूँ। आंशिक समाधान में या आंशिक समाधिकरण में लाश को पहले वो बाहर फेंक देते थे, कुत्ते पशु पक्षी आदि इसको खा लेते थे, जो शेष बचता था उसको जलाते थे। आंशिक हो गया, आज उसको दफनाते थे। पूर्ण समाधिकरण में पूरी तरह से उसको दफना देते थे, तो यह पूर्ण समाधिकरण कहलाता था। ठीक। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। तो मैंने चन्नू दाड़ों को बता दिया, कालीबंगा को बता दिया। आप अगर लिखने में स्लो हैं तब तक मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं पूरा क्रम से। चन्नू दाड़ों के कालीबंगा के बाद अब हम पढ़ लेते हैं बनावली। ये क्या है? यह हरियाणा के हिसार जिले में, स्थित है। यहाँ से क्या क्या मिला ये देखिए। यहाँ से एक मिट्टी जोतने वाला हल जो कि खिलौने के रूप में था, मिट्टी जोतने वाला हल जो कि खिलौने वाला था। ठीक। अगली बात यहाँ पर उन्नत किस्म का के जौ का प्रमाण मिला है। उन्नत किस्म के जौ का प्रमाण मिला है। अगली चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए वो है जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं अच्छी थी। अगली बात, अग्निवेदियाँ के प्रमाण, माने अग्निवेदी यहाँ से भी मिली है और अग्निकुंड वही अग्निवेदियाँ यहाँ भी मिली हैं। तो इसका मतलब प्रश्न में आ जाए कि अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन में दोनों होगा, एक साथ होगा, बनावली और कालीबंगा। बनावली और कालीबंगा दोनों जगहों से अग्निकुंड या अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं। अगली बात जो इसमें हम जान लेते हैं कि यहाँ से प्राक हड़प्पा स्तर से लेकर पूर्ण प्राक हड़प्पा स्तर से लेकर, मतलब प्राक हड़प्पा से लेकर हड़प्पाोत्तर काल तक के प्रमाण मिलते हैं।
तो ये रहा आप लोगों का बनावली। अब हम पढ़ लेते हैं, ये मिटा देते हैं। अब हम बना लेते हैं आप लोगों का, वो है धौलावीरा, जहाँ से बहुत प्रमाण मिला है। धौलावीरा एकदम फैक्ट भी पढ़िए, कॉन्सेप्ट भी पढ़िए, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह है सफ़ेद कुआं। अब यहाँ से इसमें क्या क्या लिख लेंगे? लिखने के बाद कि सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर, सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, याद हो जाएगा। अब यहाँ यह 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। कौन कौन? सबसे ऊपर दुर्ग, फिर मध्यम नगर और लास्ट में निम्न नगर। दुर्ग जहाँ पर अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे, उसके नीचे कारीगर आदि लोग रहते थे, और निम्न नगरों में छोटे लोग रहते थे, दास लोग रहते थे। ठीक है, आगे अगली बात, घोड़े के अस्थिपंजर मिले। घोड़े के अस्थिपंजर मिले। यहाँ से जलाशय और बांध के प्रमाण मिले हैं। जलाशय और बांध के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें या इस सभ्यता के लोगों को नहरों का ज्ञान नहीं था। इस सभ्यता के लोगों को नहरों का ज्ञान नहीं था। और क्या मिला यहाँ से? यहाँ से स्टेडियम मिला। यहाँ से क्या मिला? स्टेडियम मिला। ठीक, अभिलेख के प्रमाण मिले। अभिलेख के प्रमाण मिले। एक अभिलेख मिला है, ठीक, उस पर कुछ लिखा गया है, कामा एक साइन बोर्ड भी मिला है। तो धौलावीरा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से मिली हैं, जो आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब कुछ छोटे छोटे स्थानों के नाम हैं, जैसे नौसारो। नौसारो यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से महिलाओं के मांग में सिंदूर लगाने के प्रमाण मिले। महिलाओं के मांग में सिंदूर लगाने के प्रमाण मिले। सुतकोंडगोर, कोंडगोर ये स्थान, इसके बारे में मैंने इसके विस्तार में भौगोलिक संरचना के बारे में बताया है। क्या कि यह लिखने की बात हो जाएगी कि यह सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग था। सैंधव सभ्यता का एकदम पश्चिमी भाग था। और एक किस नदी के किनारे? तो यह दास्क नदी के किनारे अवस्थित था। यहाँ से क्या है दोस्तों? यह एक बंदरगाह, यह एक बंदरगाह नगर था। ठीक, अब अगला है बालाकोट। बालाकोट, यहाँ से क्या मिला है? बालाकोट से क्या देखते हैं? यहाँ पर सीप उद्योग के, बस एक एक लाइन की बातें हैं, सीप उद्योग के प्रमाण मिले। बालाकोट से सीप उद्योग के प्रमाण मिले। ये मिटा देते हैं हम, आप उसको लिख लीजिए। कोटदी,
अगला है कोटिदजी। कोटिदजी, यहां से क्या मिला है? कोटिदजी से प्राक हड़प्पा, बस एक एक लाइन, प्राक हड़प्पा के प्रमाण मिले हैं। कोटिदजी से प्राक हड़प्पा के प्रमाण मिले हैं। अगली बात इसमें आमरी, अगला स्थान आमरी। आमरी, आमरी से क्या मिला दोस्तों? यहां से प्राक हड़प्पा के प्रमाण और बारहसिंहा के प्रमाण मिले। ठीक। अगला रोपण, ये इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित, यहाँ पर 100 के साथ कुत्तों को दफनाने की परंपरा, ये इम्पॉर्टेंट होगा। 100 के साथ कुत्तों को दफनाने की परंपरा। और सुरकोतदा, यहां से क्या मिला है? पहला, घोड़े के अस्थिपंजर, घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं, घोड़े के अस्थिपंजरों को मिला है। दूसरा जो इसमें मिला है, अंडाकार गड्ढा खोदकर उसमें, अंडाकार गड्ढा खोदकर उसमें से मानव की चुनी हड्डियों से भरा कलश, ये सुरकुतदा हो गया। लास्ट एक और स्थान जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लोथल। इसमें काफ़ी चीज़ें मिली हैं, इसको भी देख लेते हैं। लोथल तो नदी का नाम, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है। यहाँ से क्या मिला है? पहले तो ये देख ले कहाँ स्थित है। गुजरात के भोगवा नदी के किनारे, गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका आपसे पूछला किसने खोज किया है? तो इसकी खोज किया है SR राव ने। कब किया है? तो 1954 ईस्वी में किया है। अब यहाँ से क्या क्या मिला है वो देख लीजिए। नंबर 1, प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह के प्रमाण मिले, प्राकृतिक बंदरगाह के प्रमाण मिले। दूसरी भी चीज, चावल के दाने मिले, चावल के दाने मिले। तीसरी बात इसमें आटा पीसने के 2 पाटे मिले, 2 पत्थर, आटा पीसने के वाले 2 पत्थर मिले। अगला अग्निकुंड, लो भैया, अग्निकुंड के प्रमाण, माने अग्निकुंड के अगर हम प्रमाण की बात करें तो 3 जगह। एक हो गया यही लोथल, कालीबंगा और बनावली। लोथल, अग्निकुंड के जो प्रमाण मिलते हैं वो 3 जगहों से मिलते हैं, लोथल, कालीबंगा और बनावली से मिलते हैं। अगली बात, 3
अगली बात जो उसमें हो जाएगी 3 युग्मित समाधि। और लास्ट सती प्रथा का प्रमाण। सती प्रथा का प्रमाण मिला है। तो ये तो हो गई हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो आर्यों के आक्रमण से हुआ, जो कि उचित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के जो भी हमको प्रमाण मिले हैं, जो सही ढंग के प्रमाण मिले हैं, वो सबके सब पूर्ण विकसित अवस्था में मिले हैं, पूर्ण विकसित अवस्था में मिले हैं। तो उसमें कुछ अंग्रेज इतिहासकारों का ये कथन कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ, ये बात हजम नहीं होती। कुछ और इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है आयात निर्यात में कमी आने से, व्यापार में कमी होने से हुई, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी, इससे हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ। लेकिन अभी हाल ही में, जल्दी में ही IIT खड़गपुर ने सिंधु सभ्यता के पतन का, बहुत ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, अभी हाल ही में IIT खड़गपुर ने सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा जो कारण बताया वह था जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन होने से उधर पानी की कमी होने लगी, और जो इस समय के इतिहास सब्जेक्ट जो पढ़ाने वाले अच्छे विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, वो यह भी बताते हैं कि जब जलवायु का परिवर्तन हुआ, जलवायु का परिवर्तन होने से नदियाँ सूखने लगीं या एटमॉस्फेयर जो उनके एडाप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो धीरे धीरे वहाँ से लोग पलायन कर गए। कुछ वहाँ रहे, कुछ आगे भी बढ़ गए, पूरब की तरफ चले गए, कुछ पश्चिम की तरफ भी चले गए, तो कुछ लोगों ने वहाँ से पलायन कर दिया। इससे धीरे धीरे वो सभ्यता जो है समाप्त होने लगी। तो इसमें जो सबसे एथेंटिक और महत्वपूर्ण कारण जो सामने हम लोगों को दिखाई देता है वो यही है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ, जो डिक्लाइन हुई, वह दोस्तों मौसम के परिवर्तन होने के कारण हुआ, क्योंकि इसको प्रूफ किया भी IIT खड़गपुर ने। ठीक है, तो ये रहा आज की क्लास। उम्मीद है कि ये हड़प्पा सभ्यता की हमने कुल 3 लेक्चर्स पढ़े। मैंने अपने यूट्यूब में तीनों लेक्चर्स, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 तीनों लिख रखा है। तो जो लोग आज हमसे जुड़े हैं या जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे दोस्त, जो हमारे मित्र, जो हमारे शुभचिंतक हमसे जुड़े हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि कृपया अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने को कहें और उनको भी वीडियो दिखाएं। पहले दिखाने में अगर उनको लगता है कि नहीं कुछ अच्छा हमको जानकारी मिल रही है, क्योंकि शिक्षा जो है लेने देने से बढ़ती है। हम आपको बता नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, केवल हमारे पास जो कुछ थोड़ा मोड़ा जानकारी है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो उसी तरह से आप लोगों से भी हमारा निवेदन है कि अपने दोस्तों से जो भी इस तैयारी में हैं उनसे हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने को कीजिए। चैनल हमारा है, आपको पता है, यूनिक एकेडमी अश्विनी राय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।